हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौड़ी और आज हम बात करेंगे आरक्षण की। जी हां, आरक्षण को लेकर हाल ही में एक फिल्म बनी थी। उस फिल्म की खासियत ये थी कि 4-4.5 करोड़ की फिल्म की लागत आई और उसने 45-50 करोड़ के बीच का बिजनेस किया। तो आरक्षण का मामला जो है वो कुछ ऐसा ही लगता है कि उसमें आप अगर कुछ काम करते हैं तो 10 गुना ज्यादा आपके लाभ होने के आसार होते हैं, चाहे आप फिल्म बनाएं और चाहे आप राजनीति करें। लेकिन आरक्षण हमारे मुल्क में एक बहुत ही जरूरी चीज है। वो इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का जो है, बहुत बड़ी हमारी आबादी जो है, उसको सहारे की जरूरत है ताकि वो बाकी देश के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सके। इस दौरान अगर देखें तो इसी हफ्ते 3 बड़ी चीजें हुई हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने 3 तरह के आरक्षण की मांग की है। पहला, उन्होंने कहा कि मुसलमान लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो गरीब हिंदू हैं, सवर्ण, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जाट जो हैं उनको भी आरक्षण में शामिल करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात इस हफ्ते हुई है कि ममता बनर्जी ने अपना पहला बजट पेश किया है कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के लिए। उसमें उन्होंने तकरीबन 663 करोड़ के आसपास, 633 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों की पढ़ाई और उनकी नौकरियों के लिए उन्होंने अलग रखा है। और इसके अलावा तीसरी बड़ी बात इस हफ्ते ये हुई है कि सलमान खुर्शीद, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के वजीर हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि अगर मुस्लिम लोगों के लिए आरक्षण की बात जो आजकल चल रही है वो होती है तो आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है वो यहां पर लागू किया जाएगा। तो आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये इस पर अब हमारे खुद संविधान ने कह दिया है, लेकिन आरक्षण कैसे होना चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम तरह के विद्वान लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरुआत जो मैं वो वजाहत हबीबुल्लाह साहब आपसे करूंगा। माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं और उस पूरी जमात में सबसे ज्यादा आप अनुभवी हैं। क्या आपको लगता है कि आरक्षण जो है ये इसकी हमें जरूरत है, और जिस तरह से आरक्षण की बहस हमारे मुल्क में होती है वो सतही होती है और गंभीर नहीं होती? देखिए, हमारा जो आयोग है उसका ये लक्ष्य, उसका उद्देश्य ये है कि हर एक के लिए एक, जैसे कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। और जैसे आपने कहा कि हमने पाया है, सरकार ने पाया है, समाज ने पाया है कि कुछ ऐसे अल्पसंख्यक हों या जाति हों जिनको सहारे की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि यह सहारा आरक्षण से आ सकता है कि कोई और तरीका है इसको लाने के लिए। ये इसकी चर्चा हो रही है मुसलमानों के बारे में, और यहाँ कई मुसलमान हैं मेरे साथ, उसके बारे में ये विश्लेषण करेंगे अवश्य। परंतु मेरा ये कहना है कि अगर आरक्षण होगा मुसलमानों के लिए तो उसका फायदा कौन उठाएगा? मुझ जैसे उठाएंगे, जो डून स्कूल भी गया है, सेंट स्टीवेंस कॉलेज भी रहा है, IAS में भी रहा है, उसके बच्चे उठाएंगे, वो कहेंगे हम मुसलमान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर है, क्योंकि मैं जो हूं, मैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड से किसी के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे भी तैयार हैं और इस काबिल भी हैं। क्या उसका मिसाल दिया कि जो दलित रहे हैं या कुछ ऐसी बात रही, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बात को सोच के आरक्षण रखने की जरूरत है। बिल्कुल, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि आरक्षण की जरूरत है। उदित राज जी, आप जिंदगी भर आरक्षण को लेकर के, अब आपने ये भी कहा है कि जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें भी आरक्षण होना चाहिए। हम जॉब्स की अभी चर्चा करेंगे बड़े गंभीरता से कि कितने जॉब्स हिंदुस्तान में बन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे आपका जो नारा है आरक्षण का वो डाइल्यूट होता है, जब लोग ये बात करने लगते हैं कि गरीबों को पहले मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर की लिमिट होनी चाहिए, इस सब से? बिल्कुल डाइल्यूट होता है। जिस तरह से मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन लागू होने के बाद में SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर असर पड़ा है, डाइल्यूट हुआ है। लेकिन आपने जो बात कही डाइल्यूशन की, विवेक कुमार जी हमारे साथ में। विवेक कुमार जी, क्या ये समस्याओं को और जन्म नहीं देता, लोगों को और कंफ्यूज नहीं करता, और एंटी जो आरक्षण लॉबी है उसको ज्यादा दम नहीं देता जब हम कहते हैं कि होलसेल आरक्षण होना चाहिए? वास्तविकता यह है कि आखिर आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी इस भारतवर्ष में, इस प्रजातंत्र में जरूरत ही क्यों पड़ी? बाकी जगह पे है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आप देखिए, आप अमेरिका को उठा लीजिए, आप बाहर मत जाइए। हाँ। लेकिन वास्तविकता में भारतवर्ष में क्यों आवश्यकता पड़ी? हनुमंतप्पा कमेटी की रिपोर्ट, 4th रिपोर्ट SC/ST कमीशन की, यह बताती है कि 80% क्लास A सर्विसेज के लोग राजपूत, ब्राह्मण, बनिया
और जिसे कहना चाहिए दूसरी जात के हैं। केवल 13% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम हैं। जो 1935 में मुस्लिम 35% हुआ करते थे, वो आज 3.5 हो गए हैं। 97% जुडिशरी आपकी अपर स्ट्रेटा की है, 3% उसमें केवल SC ST हैं। ये मैं जल्दी से लोगों को नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था पंकज जी कि आरक्षण नौकरियों की संबंध में ही केवल नहीं दीजिए, आरक्षण राजनैतिक है, पॉलिटिक्स है। जैसे बजादुल्ला साहब कह रहे थे, गलत कह रहे थे, वो केवल राजनैतिक आरक्षण 332 और 332 के है। 332 के रिजर्वेशन जो था वो केवल 10 वर्ष के लिए था। आर्टिकल 335 के तहत 15% नहीं था, 10%। नहीं, मैं कह रहा हूं 10 वर्ष के लिए नहीं था, 10 वर्ष के लिए 10 केवल वर्ष के लिए था। 10 वर्ष के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 वर्ष पॉलिटिकल रिजर्वेशन। लेकिन आर्टिकल 335 के तहत रिजर्वेशन की कोई लेकिन देखिए टाइम नहीं थी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो हमारे यहाँ पर जो है अब वो जो है जिसे कहते हैं सॉर्ट आउट हो गया है, उसको हो नहीं, इसीलिए वो मैं कह रहा हूं, इसलिए क्या मुसलमानों को पॉलिटिकल आरक्षण की बात हो रही है? हाँ, अरे यहाँ हमारी नौकरियों में हो रही है? हाँ, हमारी बात ये हो बात रही देखने हाँ, की हमारी बात हो रही है, नौकरियों के बारे में हो रही है, Exactly. शिक्षा के बारे में हो रही है और जीवन यापन के बारे में हो रही है, क्योंकि जितने भी ये लोग बैठे हैं इनको उससे ज्यादा चिंता है, उनको इससे कोई यहाँ पर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई चिंता नहीं है। पॉलिटिक्स अपने आप देखिए, आप देखें मंडल कमीशन के बाद में ओबीसी जो लोग हैं उनकी संख्या, वो चाहे हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव हो और चाहे हमारे पार्लियामेंट हो, लोकसभा हो, अपने आप बढ़ गई है, क्योंकि उसकी पावर ब्यूरोक्रेसी में केवल 4% है। ब्यूरोक्रेसी आप देखें, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कुछ आंकड़े यहां पर कि अगर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को उठा के देखें तो उसमें ओबीसी की संख्या सिर्फ 11.4 है, जबकि कुल अगर हम देखें तो ओबीसी मेरे ख्याल में 50% से तो ऊपर ही बैठते हैं। लेकिन इसमें जो मुस्लिम लोगों की संख्या है, चाहे वो ओबीसी की हो चाहे ना हो, 3.6 है सिर्फ। रेलवे में 9.3 लोग ओबीसी के हैं, इस सच्चर कमीशन के आंकड़े हैं, और 4.9 मुस्लिम लोग हैं। पब्लिक सेक्टर में 8.3, पब्लिक सेक्टर की जितनी कंपनी हैं, बैंक्स हैं, आपके सब चीजें हैं, उसमें 8.3 लोग हैं वो ओबीसी हैं और 3.3 मुस्लिम बैठते हैं। यूनिवर्सिटी में टीचर, जहां पर ये काफी छात्र जो हैं काफी वहां पर उद्वेलित हो जाते हैं, 17.6 लोग ओबीसी के उसमें हैं और 5.3 जो हैं वो मुस्लिम हैं। और यूनिवर्सिटी के कर्मचारी, यहां पर देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि जो पढ़ा लिखा है उसमें ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं मुस्लिम समुदाय के। कर्मचारियों में ओबीसी के 24.9 हैं और मुस्लिम समुदाय के 4.7 हैं। मुस्लिम समुदाय भी काफी ज्यादा बैठता है, 13 से 14% उनकी वो है। राज्य सरकारों, और सबसे ज्यादा इसमें चिंता की और हैरानी की बात यह है कि राज्य सरकारों जो पीसीएस जो होते हैं, जिसमें से आप भी काम कर चुके हैं, उसमें 27% रिकमेंडेशन जो हैं वो ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनकी होती हैं और सिर्फ 1.8% जो हैं वो मुस्लिम लोगों की होती है। तो इससे ये लगता है कि पूरा जो सिस्टम हमने बनाया था वो ढंग से काम नहीं कर रहा। मैं यही कहना चाह रहा था कि रिजर्वेशन अभी भी काम नहीं कर रहा है। रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व का मामला है, नौकरियों का मामला नहीं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बात की। अरुणा साहब, आपसे मैं पूछूंगा सबसे पहले कि क्या सरकार वास्तव में गंभीर है रिजर्वेशन के मामलों को लेकर? लोगों का मन जीतने के लिए और उनके वोट जीतने के लिए ये बीच बीच में शगुफा छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्राइकिंग रेट वही है, 4.5 करोड़ की फिल्म, 45 करोड़ का फायदा है। देखिए, जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो पहले तो हमारी सोच राष्ट्रीय होनी चाहिए और वर्ग और धर्म से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। जो इन्होंने संविधान बनाया और जो संविधान में संशोधन हुए वो इसलिए हुए कि जो हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो वंचित रहे हैं समाज में, तो हमारे जो आधार बनाया गया वो ये बनाया गया कि एजुकेशनली बैकवर्ड और सोशल बैकवर्डनेस, ये आधार है। और इसमें कोई इसका विवाद हो ही नहीं सकता कि राष्ट्र में बहुत तबका ऐसा है जो इस श्रेणी में आता है और उसको अवसर मिलना चाहिए आगे आने का। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो भावना है, उसको सही रूप से लागू किया जाए। आज मांग आ रही है कि हम इसके विरोध इसके विरोध में नहीं है, हो गई। देखिए, इसके विरोध में नहीं है। राजनीति अब आपने बिल्कुल, आप राजनीतिक आदमी है, अपने राजनीतिक मुद्दा यहाँ पे उठा दिया और दोनों राजनीतिक यहाँ लोग बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीति में अगर प्रतिनिधित्व होगा तो अपने आप सोसाइटी में, जॉब्स में, शिक्षा में अपने आप प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं मानता। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुसलमानों ने खुद कहा था कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन पिछले 62-63 बरस का हमारा जो अनुभव है
वो ये है कि, और जो सच्चर कमेटी ने भी और रंगनाथ आंकड़े मिश्रा दिखा दिए, कमेटी मैंने ने भी बता जो दिया। सामने ले आया कि मुसलमानों की हालत हर मैदान में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा में हर जगह पिछड़ते ही चले गए, और उसके बहुत सारे कारण हैं। तो इसलिए अब ये जो सूरत हाल आज आ गई है, मैं एक तो इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो आंध्र प्रदेश वाला मॉडल है वो मॉडल मैं टोटली रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि आप ऊंट के मुंह में जीरा देंगे अगर आप 4% आप रिजर्वेशन देते हैं, यानी गुनाहे बेलज्जत के शोर मच जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ पूरे मुल्क में माहौल बन जाएगा कि इन्हें आरक्षण मिल गया और फायदा मुसलमानों को कुछ होने वाला नहीं है। ये राजनीतिक एक हथकंडा है, इनका भी और उनका भी। जो विरोध करेंगे वो भी राजनीति कर रहे हैं और जो रिजर्वेशन देंगे वो भी राजनीति कर रहे हैं। कोई ईमानदारी से मुसलमानों की हालत सुधारने की किसी की दिलचस्पी नहीं है, और जब तक ईमानदारी से नहीं होगा, अगर ईमानदारी से आप 2% भी देंगे रिजर्वेशन तो उसका फायदा समाज को भी होगा, देश को भी होगा और मुसलमान को भी होगा। और बेईमानी के साथ आप कुछ भी करते रहे, कुछ होने वाला नहीं। आपकी सरकारें भी हैं और उन्होंने भी रिजर्वेशन को लेकर के, मतलब पहले बीजेपी में ओबीसी फ्रंट नहीं हुआ करता था, वो भी बन गया है। तमाम नेता जो हैं ओबीसी के, पिछड़ी जातियों के, वो भारतीय जनता पार्टी में पहले कहते थे ब्राह्मणों की पार्टी है, लेकिन अब वो उसमें आ गए। तो क्या आपको लगता है कि अपने आप प्रतिनिधित्व आप बढ़ाएंगे, आपके जैसे और मुस्लिम नेता बीजेपी में आएंगे तो उससे प्रतिनिधित्व अपने आप बढ़ जाएगा? देखिए पंकज जी, एक जो इस पूरे के पूरे बहस का लब्बो लबाब है कि अगर आप जो है वो कोई भी नीति बनाते हैं तो उसके साथ नियत देखना पड़ता है। आप जब आरक्षण की बात करते हैं तो उसके पीछे क्या आप समाज के इस तबके की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की बात कर रहे हैं या अपने राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मायावती जी ने जो चुनाव 4.5 साल तक उन्होंने पूरा राज किया, और उसके बाद वो आज भी पूरे 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश के लोगों को या मुसलमानों को ये नहीं बता पा रही हैं कि उन्होंने कितने मुसलमानों को रोजगार दिया, कितने मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए क्या काम किया, मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक तरक्की के लिए क्या काम किया। 40,000 से ज्यादा मुसलमान आज जेल में है SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मुकदमों में उत्तर प्रदेश में, और आज वो जब चुनाव में उनकी कुर्सी हिल डुल रही है तो उन्हें आरक्षण याद आ रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, इसी तरह से केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को भी जो है वो 7.5 साल हो रहे हैं, उसके बाद उन्होंने सच्चर कमेटी का एक पोता उनके पास रखा हुआ है। अरे आप उसके पीछे पड़े रहते हैं, एक दस्तावेज जो है, एक दस्तावेज जो है उनके पास जो है वो रंगनाथ मिश्रा कमेटी का है, और उनकी नाकामी का एक लंबा दस्तावेज है। देखिए, एक बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूं, शाहिद सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, वजादुल्ला साहब बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूं। हम यहां पर आरक्षण की वजह से नहीं बैठे हुए हैं। APJ अबुल कलाम साहब अगर है तो वो आरक्षण की वजह से नहीं है। हमें उस समाज के तबके को यह विश्वास दिलाना होगा कि वो हिंदुस्तान का नंबर 1 शहरी है। जब तक उसके अंदर यह विश्वास नहीं होगा, आप आरक्षण की एक लंबी श्रृंखला खड़ा कर दीजिए, कोई विकास नहीं हो सकता। आज मुसलमानों में डर है, और डर पैदा किया गया है जान नहीं, मुसलमानों में तो डर ये है कि हमें कुछ देंगे तो हमारी जान को बवाल और खड़ा होगा। तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, तू मुंसिफ बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। चलिए, अभी ये लेकिन आपने बात कही इससे, लेकिन अगर हम ये देखें पिछले दिनों में जो आरक्षण की पूरी जो सब लोग बात करते हैं नेता, वो इस बात को भूल जाते हैं कि मुल्क में वास्तव में चाहे हम शिक्षा को ले लें, चाहे हम नौकरियों को ले लें, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और इसमें हालात ये हो जाएंगे कि टुकड़ों के लिए आप लोगों को ये कहेंगे कि आपको इसमें से इतना दे देंगे, इतना देंगे, जो कि आपकी पूरी जैसे कहते हैं केक जो है या रोटी जो है वो ही छोटी होती जा रही है। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं, आपको बताएंगे कि वास्तव में समस्या जो है वो आरक्षण की नहीं है, समस्या ये है कि मुल्क में रोजगार है। देश के साथ मुसलमानों की तरक्की को क्यों नहीं जोड़ना चाहते? ये आरक्षण का झुंझुना दिखाते रहो और वो वोट का काम करेगा। यही मायावती उसके बाद दोबारा कभी नाम नहीं लेगी मुसलमानों के आरक्षण का, आप सुन लीजिएगा। पाकिस्तान बनने का नुकसान मुसलमान को हुआ, जो भेदभाव है समाज में उसका नुकसान मुसलमान को हुआ, तो मुसलमान के ऊपर तो 5-6 तरफ से मार पड़ी है। हम लोग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण के जितने भी वोटरी हैं, जितनी भी उसकी जो समर्थन करने वाले हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो ये जितने भी यहाँ पर नौजवान लोग बैठे हैं उनसे कहते हैं कि आपको हम कुछ देने जा रहे हैं, लेकिन आप उनको तभी कुछ दे सकते हैं जब आपकी अपनी जेब में कुछ हो। ये बात हम लगातार भूल जाते हैं। हिंदुस्तान में इस समय अगर हम कॉलेज को देख लें
तो 1 करोड़ छात्र छात्राएं कॉलेजेस में हैं और 2 करोड़ उसी उम्र के ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं। आपके पास इतनी सीट्स नहीं है, आपके पास इतने कॉलेजेस नहीं हैं। साथ ही अगर हम नौकरियों को देखते हैं तो पिछले 4 सालों में देश में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां पर आप नौकरी दे सकते हैं किसी को आरक्षण करके, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उसमें नौकरियां हैं ही नहीं और नई नौकरियां नहीं बन रही हैं। ये सब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आप उसमें ही देख सकते हैं कि 2008-2009 में जब मंदी आई तो 2.5 लाख नौकरियां कम हो गई। 2009-2010 में सिर्फ 3,69,000 नौकरियां नई बनी। 2010-2011 में 12,96,000, 13 लाख के आसपास नौकरियां बनी हैं। यानी कुल आप 3 साल में देखिए 14 लाख नौकरियां बनी हैं उस मुल्क में जिसमें कि हमें हर साल 1.5 करोड़ नौकरियों की जरूरत है। अगर हम सबको 2020 तक नौकरियां देना चाहते हैं तो 3 साल में 16 लाख नौकरियां और 3 साल में होनी चाहिए थी 4.5 करोड़ नौकरियां। तो ये हालात ये हैं। अब इसमें नौकरियां आप कहां देंगे लोगों को? अगर आप कृषि में जाते हैं, ग्रामीण में, वहां तो आप आरक्षण लागू कर नहीं सकते। 67% नौकरी वहां पर। आप माइनिंग में जाते हैं, वहां नौकरियां ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में आप आरक्षण लागू कर सकते हैं, वहां पर 7.2% गांव में है और 23% जो है वो शहर में है। इसके अलावा हम देखें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस सप्लाई, कहां पर आप नौकरियां जो है वो तय करेंगे? ट्रेड और होटल ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है हमारे मुल्क में। प्राइवेट जो होटल थे वो सरकार ने बेच दिए। 24% शहर में, वहां पर नौकरियां हैं। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन, ये सब प्राइवेट सेक्टर में है ज्यादातर। इसमें भी नौकरियां आपके पास में नहीं है। एक चीज ले दे के बचती है और वो आपके पास में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल सर्विसेज, जिसमें कि सरकारी नौकरियां आती हैं और उसमें अगर आप देखें तो सिर्फ 18% जो हैं शहरी उसमें नौकरियां पाते हैं। तो जो भी लोग जो हैं वो आरक्षण की बात करते हैं तो क्या वास्तव में ये है कि आपके पास दाने तो है नहीं और हर बार आप कहते हैं कि हम आपको नौकरी देने जा रहे हैं, हम आपको नौकरी देने। विजय बहुगुणा जी, तो सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो लोग हैं, उनको भी इस बारे में ढंग से बोलना चाहिए कि आपको पहले अपनी हैसियत मालूम होनी चाहिए। क्यों खामखा उनको सपने दिखा रहे हैं, वो लड़ने लगेंगे आपस में कि तूने मेरी नौकरी छीन ली, तूने मेरी नौकरी छीन ली। नौकरी है नहीं। देखिए, आपने ये केवल भारत का ही नहीं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय देखें तो कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी नौकरियां हैं कि हर शिक्षित व्यक्ति को नौकरी मिल सके। आरक्षण तो खाली एक अवसर देता है कि अगर आप में योग्यता है तो उस आरक्षण के साथ आप आगे आ जाए। प्रश्न ये है कि अगर हम आज हमारे अपने मुस्लिम भाइयों के लिए बात कर रहे हैं तो जो शिक्षा का स्तर अगर आप देखिए, विशेष तौर पे मैं तो उत्तराखंड में प्लानिंग कमीशन में रहा, वहां से जीत के आता हूं। जो लड़कियां शिक्षा है, कितना लो रेट ऑफ एजुकेशन है मुस्लिम्स में, चाहे मेन हो चाहे वुमेन। ये शिक्षा आप उनके आगे कैसे बढ़ाएंगे? जो मदरसे हैं, मदरसों को आप कैसे ट्यून अप करेंगे कि जनरल स्टडीज के साथ आगे आए? तो जब तक आप मुस्लिम समाज के अगर आप मित्र हैं तो शिक्षा का स्तर मजबूत कीजिए। सरकारी नौकरियां से नहीं सबका काम चलने वाला है, जो स्किल है उसको डेवलप कीजिए ताकि वो अपने आप कुछ कर सके। आप दोनों इस पे बोलना चाह रहे हैं, आप दोनों उसी क्षेत्र में। पंकज जी, मैं एक खाली चीज कहना चाहता हूं जो विजय जी ने कहा। आप जो है जब तरक्की को धर्म के साथ, जाति के साथ, मजहब के साथ जोड़ देंगे तो उस समाज की आप तरक्की नहीं चाहते, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बार बार ये कहा जाता है कि साहब मुसलमानों की तरक्की के लिए ये करना है। अरे देश के साथ मुसलमानों की तरक्की को क्यों नहीं जोड़ना चाहते? ये इसलिए नहीं जोड़ना चाहते कि इन्हें लगता है कि मुसलमानों को की तरक्की का एक अलग झुंझुना दिखाते रहो, आरक्षण का झुंझुना दिखाते रहो और वो वोट का काम करेगा। चुनाव खत्म होते ही, आज ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होते यही मायावती उसके बाद दोबारा कभी नाम नहीं लेगी मुसलमानों के आरक्षण का। आप सुन लीजिएगा, ये जो कह रहे हैं नहीं, उनके होते हो जाएगा, उनके मैनिफेस्टो में था ये बात। देखिए पंकज जी, मैं इनकी बात से सहमत हूं, बहुगुणा जी की बात से। मुसलमानों को आज आप अगर रिजर्वेशन देते हैं 4% की, जैसी सलमान खुर्शीद बात कर रहे हैं, मैंने जैसा कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा होगा, कोई फायदा मुसलमान को होगा नहीं। लेकिन मुसलमान को जो आज जरूरत है सही मानों में, वो है शिक्षा के मैदान में आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि उसको आगे नहीं आ पाया। वो आगे बहुत सारे कारण है, लेकिन मुसलमान शिक्षा के मैदान में आगे नहीं आया। इसलिए शिक्षा के मैदान में आप आरक्षण दीजिए। मुसलमान में सलाहियत है अपनी जगह पाने की। बड़ा केक था, उसको छोटा कर दिया, उसको कंपटीशन ज्यादा हो गया मुसलमान के लिए, क्योंकि उसे जनरल में कंपीट करना पड़ता है, वहां कंपीट नहीं कर पाता। एजुकेशनली बैकवर्ड था। पाकिस्तान बनने का नुकसान मुसलमान को हुआ, जो भेदभाव है समाज में उसका नुकसान मुसलमान को हुआ। तो मुसलमान के ऊपर तो 5-6 तरफ से मार पड़ी है। पिछड़े में भी जो अति पिछड़े हैं उन्हें फायदा नहीं हुआ। एक मिनट, ये बड़ा कंफ्यूजन है। मायावती ने केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया गेम कि वो आरक्षण दे। मायावती अपने यहाँ क्यों नहीं कुछ करती हैं?
और कर सकती है। एक आंध्रा की तरह इतना कर बड़ा सकती है, एक दिन कंफ्यूजन में। है, मुस्लिम नेताओं में भी बहुत बड़ा कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं नहीं है। मायावती आप अपने यहाँ मालूम है करती कि आप सब लोग मेरी बात कहने धोखा दे रही दीजिए। हैं। हाँ, एक मिनट। एक बात है पंकज जी, मैटर बहुत पहले सेटल हो चुका है, मुस्लिम आरक्षण का भी, सबका आरक्षण का। जान के कंफ्यूज किया जा रहा है रंगनाथ मिश्रा के कमीशन से, यहां तक कि सच्चर कमेटी से भी। सच्चर कमेटी से वो बातचीत की जा रही है आरक्षण की बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में आरक्षण दिया पिछड़े वर्ग के लोगों को 27%। उस 27% में मुसलमानों का जितना हिस्सा बनता है उसे बांट दिया जाए, कम से कम 8-9% बनता है। चलिए। तो वो उसमें आर्थिक आधार भी है, फिर क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है, लड़ाने की बात की जा रही है। और धर्म के आधार पर आरक्षण मिल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुस्लिम नेता और जितने लोग हैं क्लैरिटी से इस बात को देश के लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं पिछड़ा मुसलमान जो है उसको आरक्षण दो। यूपी ने पिछले दिनों में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप दिए हैं मुस्लिम लोगों को, 4,65,000। क्षमा कीजिएगा, हाँ। क्षमा कीजिएगा। बिहार में आपके में 2,20,000 लूट होगी। हाँ। क्षमा कीजिएगा, इसमें भी लूट अरे होगी। अब वो देखिए, ये स्कॉलरशिप जो है वो कागज पे होगी और इसको खा गए होंगे इनके अधिकारी। अरे क्या ये आप बिल्कुल कमाल कर मैं रहे बता रहा हैं। हूँ। संजीदगी से गंभीर बहस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं लौट के अब आता हूँ। आपने सुन लिया, मैंने शुरू में आंकड़े दिखाए, आपके जेब में कुछ नहीं है, आपकी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन में चल रही है, आपके पास नौकरियां नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसका मतलब पब्लिक सेक्टर भी इसमें शामिल है। क्यों हम इस बात को उठाते हैं, क्यों करते हैं? जो जैसा इन्होंने कहा कि ओबीसी के तहत मुसलमानों को पहले मिलना चाहिए, वो हमारा पूरा नहीं हुआ है, क्यों हम इनको लेके जा रहे हैं? जैसे बहस हुई है शिक्षा, आर्थिक स्थिति, इन चीजों में उनको सुविधा देने की आवश्यकता है। क्या वो आरक्षण से, अब इन्होंने शाहिद साहब ने कहा कि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनमें आरक्षण कर दीजिए, उसमें देखिए अब बात ये है कि अब सेंट स्टीवेंस कॉलेज में 60% तो आपका एजुकेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है। मानिए कि सेंट स्टीवेंस कॉलेज में आपने कर लिया आरक्षण, क्योंकि एक यूजीसी कह दी कि आरक्षण होना है, जैसे यहाँ के स्कूलों अल्पसंख्यक है में। वो भी ऐसा ना, नहीं, अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि क्योंकि सेंट स्टीवन मेरा कॉलेज है, लेकिन वो फायदा उसका कौन उठाएगा? उसमें फायदा वो उठाएंगे जो पहले से जो मुसलमान हैं, जो कुछ पहले उनका प्लेटफॉर्म है, वो कुछ कर सकते हैं। ये जो हमें सुविधा देनी है, वो लोग हैं जो दूर दराज इलाकों में, जो स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और लड़कियां जो हैं उनके लिए, लिहाजा उनके लिए, और उसके लिए जैसे कहा भी गया है, उसके लिए मंसूबे हैं कि ये जो है ये सुविधाएं देने की आवश्यकता है। और इसमें सच्चर कमेटी के, जिसके बारे में जिक्र हुआ, सच्चर कमेटी का थ्रस्ट मेन यही है कि इस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए। परंतु जो अभी सुविधा दी जा रही है, अभी बहस हुई है उसके बारे में, ये सुविधा देने की आवश्यकता है और इसके लिए योजनाएं भी हैं, परंतु ये वहां पहुंच नहीं रही है जहां पहुंचना चाहिए। क्या यही समस्या हमारे ओबीसी की, हमारे एससी एसटी समुदाय की अब तक रही है कि 60 साल में अभी भी आप वो देखें तो पूरी सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बढ़ती नहीं है, क्योंकि उतने बच्चे ही नहीं पढ़ के बेचारे पहुंच पाते वहां। एग्जैक्टली। देखिए पंकज जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि आरक्षण करने से राजनीतिक लाभ होता है, तो कांग्रेस इतिहास में पहली बार आरक्षण करने वाली लागू थी, आज नॉर्दर्न बेल्ट से साफ हो गई है। जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह आरक्षण के बहुत बड़े बिगुल के साथ आए, जनता दल साफ हो गई है। इसलिए ये मान लेना ये मिथक है कि आरक्षण करने से राजनीतिक कुछ लाभ होता है। फौरी तौर पर कुछ लोग ये हो जाते हैं, ये हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब आरक्षण की बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो एक तरफ आप कहते हैं कि शिक्षा पहले दो, आरक्षण बाद में दो। मैं कहता हूं समानांतर रूप से क्यों नहीं चल सकता? आप शिक्षा भी दो और आरक्षण भी दो। ये कोई थोड़ी है कि पहले शिक्षा दे लेंगे और वो बीए हो जाएंगे, वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, तब वो उनको नौकरी देंगे। ये गलत बात है। सारे स्कीम जो हैं वो मौजूद हैं, सारे कानून मौजूद हैं, उनको लागू करने की जरूरत है। ये बड़ी बात है। अभी कुछ देर में हम फिर आगे ईमानदारी, और जो नौजवान बैठे हुए हैं इनसे बात करेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। आप देख रहे हैं हम लोग। आप जब मुसलमानों की तस्वीर आतंकवादी बनाकर पेश करेंगे, हर मुसलमान की दाढ़ी टोपी पर मेड इन अलकायदा का टप्पा लगा देंगे, तो कौन प्राइवेट कंपनी उनको नौकरी देने जा रही है? कौन जगह पे जाकर के उनको स्कूल में भर्ती कर रहा है? हम लोग में बात कर रहे हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण जो है बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा हिंदुस्तान में है, और वो भी अगर आप कहें कि आरक्षण अल्पसंख्यकों को हो तो वो डबल संवेदनशील हो जाता है।
हमारे मुल्क में ये समस्या है। आरक्षण को लेकर के कई सरकारें आ चुकी हैं और कई सरकारें जा चुकी हैं, और जैसा उन्होंने अभी बताया कि जिस भी पॉलिटिकल ग्रुप ने आरक्षण के ऊपर बड़ी राजनीति की, उसको उसका फायदा नहीं हुआ। फायदा आपको तभी होगा जब आप लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं कि फायदा जो हुआ वो इसलिए हुआ कि आपने प्रतिनिधित्व लोगों को दिया, उनको एमएलए बनाया, उनको एमपी बनाया, उसका फायदा आपको मिला, क्योंकि लोग उनसे आइडेंटिफाई करते हैं। किसी को नौकरी मिल जाती है गांव में तो लोग उससे आइडेंटिफाई नहीं करते, कोई एमएलए बन जाता है तो उससे लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अभी जल्दी से सवाल जो हैं, यहाँ नौजवान सारे लोग बैठे हैं, इनके आप बताइए सर, आपका आरक्षण के ऊपर क्या सवाल है और क्या आपका सोचना है? सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आरक्षण एक वास्तविक जरूरत है। आज 60 साल के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं आरक्षण के ऊपर बात हो रही है जिसको पूरी तरह फुलफिल नहीं किया। और दूसरा, मुझे अपने दो जो हमारे सीनियर आए हैं उनसे थोड़ी आपत्ति है। एक कहते हैं बगुणा सर कि आरक्षण नाम से राष्ट्र अलग होता है। आरक्षण की बात आती है आपके माइंड में क्या आ जाता है कि आरक्षण क्या, जो इतना एक वर्ग है क्या वो देश से अलग है? आप उससे देश अलग समझते हैं। दूसरे हमारे नकवी साहब, उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर 40,000 SC/ST के जो फर्जी केस हैं, आप कैसे साबित कर सकते हैं फर्जी हैं? क्या उन्होंने आपको बता के गया था कि फर्जी है ये? ठीक है। और दूसरी बात, अब भी हम देखते हैं दूसरी चीज कि जो 60 साल के अंदर के वास्तविक तौर पे क्या दलितों को आरक्षण मिला है, बैकवर्ड को आरक्षण मिला है? अरे कहते हैं आरक्षण वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। एशिया जो चैंपियनशिप एशिया कप जीता है वो वाल्मीकि, उसने वहां पे 2 गोल किए थे, तब उन्होंने एशिया कप जीता है। इसको आप नहीं देखते। कहने आप अपनी मानसिकता बदलिए। ये है, आपने कहा कि आरक्षण की कोई बात करता है उसको एंटी नेशनल नहीं समझना चाहिए। हमारे तमाम आजकल नहीं, अंग्रेजी के अखबारों में जो लोग कॉलम लिखते हैं वो हर एक आरक्षण मांगने वाले को एंटी नेशनल बता यूथ के मन में। मतलब आप नेशनल पर्सपेक्टिव जब आप करते हैं तो जो आपका तबका है उस पर तो अटेंशन जाएगा ही हमको इस दृष्टिकोण से। और आपका अधिकार है, आपका हक है, और ये संविधान ने आपको अधिकार दिया। हम लोग कोई नहीं बैठे जो याद देने वाले, और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से केवल राज्य सरकार है, केंद्र सरकार नियत ठीक करके उस कानून को इन्फोर्स करे, ये आज जरूरत। आपकी राज्य सरकार है, आपकी केंद्र सरकार है, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप अपोजिशन में हैं। सब लोग नहीं, अपोजिशन बात है, ये करना सबको है। 60 वर्ष हो गए, संविधान लागू किए गए, और केंद्र सरकारों में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 कोई रिजर्वेशन आज तक नहीं पूरा हुआ। आरक्षण जो है, जो मतलब कॉलेज खत्म करके या जब जो लोग जॉब में आते हैं तो वहां पर आरक्षण होना चाहिए। तो जो लोग कॉलेज से ही नहीं निकल पाएंगे अपने आर्थिक दशा को लेकर के, तो वो आगे जॉब में कैसे आगे जा पाएंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या दलितों में ही सब गरीब होते हैं या कुछ जनरल कैटेगरी में भी गरीब होते हैं? सर, आपसे मैंने कहा ना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है आरक्षण। उसके लिए वजीफा मांगिए, उसके लिए वजीफा मांगिए, उसके लिए और आर्थिक मदद होनी चाहिए। ये नौजवान ये जो बात कह रहा है, देखिए, अगर आप जैसा कि वज़ातुल्लाह साहब ने बहुत शुरू में अच्छी बात कही, उनका कि अगर उसके साथ आप आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को भी जोड़ते हैं तब तो आप उस समाज का भी न्याय कर सकते हैं जिस समाज की आप तरक्की की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए, मायावती जी के उत्तर प्रदेश में अगर कोई आतंकवादी हमला होगा तो स्केच ऐसा बनेगा जिसमें लगेगा कि कोई मुस्लिम है। दिल्ली में कोई आतंकवादी हमला होगा तो स्केच ऐसा बनेगा कोई मुस्लिम है। आप जब मुसलमानों की तस्वीर आतंकवादी बनाकर पेश करेंगे, हर मुसलमान की दाढ़ी टोपी पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा लगा देंगे, तो कौन प्राइवेट कंपनी उनको नौकरी देने जा रही है? कौन जगह पे जाकर के उनको स्कूल में भर्ती कर रहा है? आप 1000 आरक्षण कर लो। ये बात जो कह रहे हैं ये शाही साहब, ये बात मैं कह रहा हूं। बिल्कुल सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि इतनी बात हुई, लेकिन हम ये कहते हैं कि आरक्षण मुसलमानों के लिए है, SC ST के लिए है, क्यों है? मतलब हमें ये देखना चाहिए कि जो गरीब है उसको उतनी शिक्षा मिले। गरीबी के ऊपर, बंदे के इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर आरक्षण होना चाहिए। क्यों? अगर कोई दलित इंसान है और वो करोड़पति है और जनरल कैटेगरी वाला झुग्गी में रह रहा है और उसे आरक्षण नहीं मिल रहा, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है, तो आरक्षण का फायदा क्या हुआ? देखिए सबसे जेन्युइन समस्या है। विवेक साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, छात्रों से बात करते हैं, मैं इसीलिए तजुर्बा है छात्रों से। मैं बार ये कह रहा हूं कि आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया था कि दलित लोग गरीब होते थे। आरक्षण इसलिए दिया गया था कि उनको हजारों वर्षों से ना शिक्षा का अधिकार था, ना संसाधन का अधिकार था, और ना ही साथ में बैठने उठने का अधिकार था। इसलिए उनको कहा गया कि आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और बाबा साहब ने जब साउथ बरो कमेटी में 1979 में पहली बार मांगा कि हमको प्रतिनिधित्व चाहिए,
सरकार में प्रतिनिधित्व चाहिए, हमको जिसे नौकरियों में प्रतिनिधित्व चाहिए, शिक्षा में प्रतिनिधित्व मिल चाहिए। गया ना भैया। अब उसके देखिए, लिए आप कर मत रहा बोलिए, मैं आपसे राजनीति नहीं कर सकता। अल्पसंख्यकों की बात नहीं नहीं, नहीं, तो दलित का पूरा नहीं हुआ है, आपने नया एक कहानी बोल दिया। एक मिनट, जो राजनीति हुई है, जो जिस पर मुझे लगता है जो ध्यान नहीं गया है, वो है सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी के माध्यम से राष्ट्रीय एजेंडे पर मुस्लिम ज्यादा गरीब है, इसको स्थापित करने की चेष्टा की गई है। दलित पिछड़ा नहीं है, दलित पिछड़ा नहीं है, दलित गरीब नहीं है। ऐसा ये जो राजनीति हुई है, मुसलमान के साथ भेदभाव समाज के अंदर है पूरी तरह से, जो दलित ने फेस किया हजारों बरस, वो 60 बरस से मुसलमान उस भेदभाव को सह रहा है हर जगह पर। तो हजारों वर्षों वाला पहले देखा जाएगा। बात नहीं कर रहा। 60 वाला एक देखिए, मैं एक मिनट मैं आपको बताऊं, समस्या नहीं, समस्या ये है, समस्या देखिए ये है कि इस मुल्क में इतने गरीब हैं कि उसमें दलित भी हैं, उसमें सवर्ण भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। आप पंजाब में चले जाइए, वहां पर सिख भाई भी हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां क्रिश्चियन भी हैं। समस्या ये नहीं है कि कौन गरीब है, समस्या है कि बहुत ज्यादा गरीब है। सब गरीब बराबर नहीं है पंकज जी। हाँ, ये कुछ लोग गरीब बनाए गए, कुछ लोगों को अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए वो गरीब बने। अभी हम हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं आरक्षण के बारे में। हम लोग में आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण के बारे में। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे लगी हुई है, वो उन लोगों की हैं जिन्होंने हाल ही में इस पर अपनी आवाज उठाई है और जो राजनीतिक रूप से इसके झंडे बरदार जो हैं वो समझे जाते हैं। बाकी सब यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ में। और आरक्षण में वही बात लौट फिर के दोबारा आती है कि सूत ना कपास जुलाओ में लट्ठम लट्ठा। हमारे मुल्क में अगर हम अब इस समय झगड़ा इस बात पर है कि गरीब कौन है, और ये बात सेटल नहीं हो पा रही है कि कितना आदमी खाएगा और कितना बिछाएगा तब वो गरीब माना जाएगा। तो उसमें भी जाहिर है जब कुछ लोगों के लिए आप आरक्षण की बात करते हैं तो लोग, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हों, वो उद्वेलित होते हैं। थोड़ा यहाँ पर नौजवानों को हमने इसीलिए आज बुलाया है कि वो क्या समझते हैं सबसे और उनमें क्या वो है। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप सभी कास्ट होल्डर्स को दे दोगे रिजर्वेशन, तो सर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जनरल कैटेगरी बहुत कम है हमारे मुल्क में। समस्या सबसे बड़ी ये है, तो उन्हीं के पास सब कुछ है अभी। तो सर सारे जनरल कैटेगरी वाले तो नहीं होते सर। सर देखिए, भारत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष देश है जहाँ पर हर किसी उम्मीदवार जो कि एक योग्य उम्मीदवार है उसको पूरा अधिकार है कि वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से ऊपर तक जाए। पर आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जहाँ जिसके डावाडोल में वो फंस के रह जाता है। दूसरी बात ये कि आरक्षण मेरे हिसाब से किसी जाति वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों के लिए होना चाहिए जो आरक्षण के सही में हकदार हैं। बिल्कुल सही। चलिए, बहुत ही बात। एक इधर आप बताइए। सर देखा जाए तो कोई भी वर्ग खड़ा हो जाता है, जाट को मिला तो गुजर खड़े हो गए, आरक्षण चाहिए आरक्षण चाहिए। सर किस किस को आरक्षण मिलेगा? जनरल कैटेगरी जाएगी कहाँ, करेगी क्या? सबको आरक्षण। सबसे ज्यादा एजुकेशन पे फर्क पड़ रहा है हम लोग के। रिजर्वेशन पर जो लड़ाई हमने लड़ा, ये तो यंग लोग हो गए थोड़ा सा जो, हाँ थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ, जैसा ये बोल रहे हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए आरक्षण लागू किया गया था, तो मेरे हिसाब से अब जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है उनकी फैमिली को और उनके बच्चों को आरक्षण कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई है। फिर आप इस बात की डिमांड क्यों कर रहे हैं कि उनको प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए? चलिए, ये बात इन्होंने कही। एक मिनट। हाँ राजेश जी, आरक्षण के नाम पे वोटों की राजनीति के तहत सिर्फ अपनी रोटियां सेंकने के लिए आज भी पिछड़ों को लॉलीपॉप बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल। कब तक पिछड़ों को आरक्षण के नाम की आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे रखा जाएगा? क्यों उनकी बुनियाद मजबूत नहीं की जाती कि वो खुद इस प्रॉब्लम से उभर के ऊपर आ सके? बुनियाद कैसे मजबूत होगी? आरक्षण का जो झुंझुना है, ये झुंझुना वाली बात नहीं है, ये पिछड़ों की तरक्की के लिए नहीं है, एक बल्कि जो है उनके वोट हासिल करने के लिए है। मेरा सवाल है सर नकवी साहब से कि जब भी बात होती है तो आरक्षण के ऊपर मायावती जी को मतलब लाया जाता है, क्यों किस लाया जाता है? कि वो एक दलितों की राजनीतिक पहचान बन चुकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दलितों की राजनीतिक पहचान के लिए आरक्षण होना चाहिए, ताकि वो दलित उनको देखें, उनको देख के आगे बढ़े, राजनीति में सही, राजनीति में आगे बढ़े। ये शिक्षा में होना चाहिए, ये हर क्षेत्र में होना चाहिए। दूसरी बात मेरी बात थी, उन्होंने कही थी योग्यता की बात। मैं कहता हूँ योग्यता को आप क्या आधार मानते हो? योग्यता का मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है योग्यता की, कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। तीसरी बात सर ने कही कि जो मतलब 1% जो अपर उसमें चले गए हैं क्रीमी लेयर में। मैं कहता हूं कि टोटल परसेंट जो आप दिखा रहे हैं 3% लोग हैं, उसमें से 1% क्रीमी लेयर है, उसके पीछे ही आप ये लगे पड़े हैं। जबकि सवर्णों में मैं तो नहीं जानता आंकड़े
पूरे क्या हैं, लेकिन 30% लोग उनमें हैं। सारे का सवर्ण तो सारे के देखो भैया, देखो भैया, एक चीज तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। देखो, कोई दलित हो, कोई दलित हो, कोई मुस्लिम हो, कोई पिछड़ा हो, उसको ये छूट या ये किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं दिया जा सकता कि वो दलित बनके, मुस्लिम बनके और लोगों को चूसे और भ्रष्टाचार का खुला खेल करे। इसलिए ये आप कहेंगे कि साहब वो है, वो जो भी करे आप करने दीजिए, आप मत बोलिए क्योंकि वो दलित हैं। आप जो चाहिए चोरी करिए और कहिए आप मुस्लिम है इसलिए नहीं बोलेंगे, ये सिक्योरिटी कवर नहीं हो सकता। ये तो हो ही सकता सर, आप जो बताओ। इन्होंने ये कहा क्यों जरूरत है, वो जो बच्चों ने सवाल किए, उन्होंने बेसिक जो है उनकी अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आरक्षण क्यों होना चाहिए। आरक्षण गरीबी दूर करने के लिए नहीं, हजारों वर्ष से जो लोग पीछे थे, आपके शायद भाई बहन माँ बाप सुबह उठ करके झाड़ू लेकर के सड़क साफ करने का काम नहीं करते होंगे, कचरा और गंदगी साफ करने का काम नहीं करते। जिन्होंने साफ किया है उन्हें थोड़ा मौका। अब सवर्णों का रिजर्वेशन, दूसरी बात है पंकज जी, इस देश में मुसलमानों का भला तब तक नहीं होता जब तक मुसलमान न सुधरे। अरे आपका मतलब क्या, सुधरे हुए नहीं? सुनिए मेरी बात कंप्लीट कर दीजिए। संघर्ष करें। नहीं, ये रोजी रोटी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। एक लीबिया में क्या हो रहा है उसकी ज्यादा चिंता, इजराइल में हो रहा है क्या उसकी चिंता। एक बीजेपी हराओ में लगे रहते हैं। रुक जाइए, बीजेपी हराओ, एक कभी रोजगार की लड़ाई नहीं लड़ते। मंडल देखिए, अब हमेशा बोलने दीजिए। आप पूरी मुसलमान उदित राज जी, आप मैंने जहां से शुरुआत की थी इस कार्यक्रम की, आप जो है राजनीति करते हैं, एक राजनीति करते, अपनी राजनीति मंडल कभी राजनीति कर रहे हैं, मंडल राजनीति में जितना हिस्सा लगा मिला है इनको, कभी इन्होंने लड़ाई लड़ा, हम लोग आते हैं, हमारे सारे ये लोग मैदान में आते हैं, चुनाव लड़ते उठाते हैं ये लोग, यही मुसलमान नेता नहीं उठाते, उठना भला होता है इन लोगों का। तो ये भी इनके बहुत हितैषी नहीं है, ये हर दूसरे दलों में लगे रहते हैं। जैसे आपका कहना मायावती और आप हैं दलितों के हितैषी, बिल्कुल, जो दलितों के नाम पे खाते हैं और माल जमा करते हैं और घर अपने भरते हैं। दलितों के नाम पे मुझे 60 बरस से तुम लोग घर भर रहे हो। जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि आरक्षण हमारे मुल्क में 4.5 करोड़ रुपए की मूवी बना करके और 45 करोड़ का फायदा बनाने का जरिया बन गया। फायदे का धंधा है, ये समस्या सबसे बड़ी है। मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बहस जो है, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक स्तर पे होनी चाहिए या इसको बाकायदा, जिस तरह से हमने कोशिश की है, बहुत छोटी सी 1% से भी कम कोशिश है, इसको सीरियसली देश में, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो चाहे वो बाकी आपका कमीशन हो, उसके हिसाब से इस पे बात होनी चाहिए। नहीं, इसके लिए हमारे पास आयोग और विभाग वगैरह हैं। मेरे विचार में विचाराधीन जो लोग हैं देश भर में, उनको इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और जैसे अभी आज भी ये कुछ एक कंसेंसस सा पैदा हो रहा है कि क्या क्या करने की आवश्यकता है, तो ये है कि जो इस समय दिया गया है, जो अधिनियम है, जो ढांचा है और जो रिजर्वेशन दिए गए हैं, उनको पुख्ता बनाने की आवश्यकता है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझे लिबिया के लिए कोई चिंता नहीं है, मैं मुसलमान हूं। हमको इस बात की जरूरत नहीं है कि केक जो है या रोटी जो है उसको काट के कौन कितना % लेगा, कौन कितना % लेगा। जरूरत इस बात की है कि आप और रोटियां बनाइए, केक को और बड़ा कीजिए, ताकि सबको अपना अपना हिस्सा उससे ज्यादा मिल जाए जितना आज हमने देखा। लेकिन केक के बड़े होने का इंतजार मत कीजिए देने के लिए बहुत नहीं, और उसमें हमें सब लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमारा हिस्सा आया तो केक के बड़े होने की बात की जाए। उसमें जो है सबको जरूरत पड़ेगी और तभी जो है सबका पेट भर पाएगा और जो प्रतिनिधित्व की आप बात कर रहे हैं वो सबको मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग नमस्कार।